Okay, a very good evening to all of you, dear students. Welcome you all on this webinar on the practical aspects of the incorporation of LLP. Before starting the webinar, I just want to interact with you all. I just want to say some words that these webinars, which are particularly arranged for the students, have basically two motives. One is obviously knowledge sharing, and second objective is to motivate you all to come forward, and you can also be the speakers in these webinars. एंड ट्रस्ट मी, मतलब ये जो टाइम है आप सबके लिए, लॉकडाउन जो पीरियड है, इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं and you can develop the speaker skills in you. This is basically a platform being provided to you students from Bathinda branch of NIRC. So just utilize this opportunity, utilize this platform to come forward and emerge as eminent speakers in future. So not taking much time, I request Neeraj. Neeraj, kindly come and start with the webinar. Neeraj, you have been unmuted. You can start the webinar. Also, one more thing I would like to tell you all the students that for the queries, you can send the queries in the chat box as well. And at the end of the session, if someone wants to interact with Neeraj for the queries, he or she will be unmuted. And all means that there are two ways for the queries. One is the chat box, and then second is the personal interaction with the Neeraj at the end of the webinar. Okay, with these words, let's start the webinar. Neeraj. Thank you, C. Rishabh ji, Chairman of Bathinda branch. Your audio is not. Okay, fine. I'm audible? Yes, you are. Okay. Thank you, C. Rishabh ji, Chairman of Bathinda branch of NIRC of ICI. First of all, I would like to thank you to provide such great platform to all of us. Our pleasure. Okay. So, dear friends, start करते हैं हम. आज का हमारा टॉपिक है incorporation of LLP. जैसे कि जो आज का ट्रेंड चल रहा है, कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स. सबसे पहले क्या होता था, पहले कंपनीज हम या तो कंपनीज बना सकते थे या हम पार्टनरशिप फर्म बना सकते थे. तो उसमें दो चीजें रह जाती थी. दोनों के कुछ ड्रॉबैक थे. जैसे अगर हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो वहां पे हमारी जो लायबिलिटी थी वो लिमिटेड नहीं थी, या फिर जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी का जो अपने दर्जा मिलता है वो हमें स्टेटस नहीं मिलता था. अगर हम बात करें कंपनीज की, तो कंपनीज में सेपरेट लीगल एंटिटी या जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड जरूर होती थी, लेकिन उसके साथ ही जो एक मेजर ड्रॉबैक था, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा थी और बहुत सारे इसके ड्रॉबैक थे. उनकी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा थे, काफी फीस वगैरह हमें काफी ज्यादा पे करनी पड़ती. तो 2008 में क्या किया, गवर्नमेंट ने दोनों के फीचर मर्ज करके पार्टनरशिप और कंपनी के फीचर्स को मर्ज किया और LLP को बनाया, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के थ्रू. तो उसमें हम कुछ फीचर्स क्या लेके आए, वो एक तो फीचर्स का आगे सबसे पहले कि सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई. जैसे पार्टनरशिप फर्म में हमें पहले सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती थी, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी हमें इस LLP केस में मिलने लगी. दूसरा, जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड हो गई. पार्टनर्स जितनी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है सिर्फ उतने के लिए वो लायबल हैं. थर्ड है, जो उसमें टैक्स प्रोविजंस हैं, जो टैक्स प्रोविजंस हैं वो एज एप्लीकेबल एट पार्टनरशिप फर्म है. जो हमें प्रोविजन जो टैक्स ऑफ रेट पार्टनरशिप फर्म में लगता है वही LLP केस में लगता है. हालांकि अगर आप कंपनीज की बात करें, कंपनीज में जो टैक्स रेट है वो 25% है, पार्टनरशिप में 30% है. लेकिन यहाँ पे आपको जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर इंटरेस्ट सैलरीज टू द पार्टनर अलाउड होता है. और उसके साथ ही जो अपना डिविडेंड है, डिविडेंड पे अगर हम इस साल से पहले असेसमेंट ईयर 2021 की बात करें तो वहां पे डिविडेंड पे DDT हमें पे करना पड़ता था. अब नेक्स्ट ईयर से वो क्या हो गया कि जो रिसिपेंट है उसके हैंड्स में वो टैक्सेबल हो जाएगा. नेक्स्ट इसकी जो कंप्लायंसेस है वो कंपनीज के अगर एज कंपेयर हम कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो काफी ज्यादा कम है इसकी कंप्लायंसेस. LLP में जैसे कंपनीज में होता है कि मिनिमम, अगर हम प्राइवेट लिमिटेड की बात करें कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हमें जरूरत होती है, तो यहाँ पे भी हमें मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जरूरत होती है. वो सेम एज डायरेक्टर ही है, दिन भी दोनों का सेम ही होता है, बस वो कहने की बात है. हम इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो 3 स्टेप्स
हमें फॉलो करने हैं इनकॉर्पोरेशन में। सबसे पहले हमें रिजर्व यूनिक नेम, हमें अपना नेम रिजर्व करना है थ्रू पोर्टल। इसका कोई ई फॉर्म, कोई डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म या कुछ फॉर्म डाउनलोड नहीं होता, सीधा आपको अपने एमसीए के अकाउंट में लॉगिन करना है, तो वहीं पे जाके आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आपको आपका नेम मिल जाता है, रिजर्व हो जाता है, उसके बाद आपको 3 महीने का टाइम मिलता है। 3 महीने के टाइम में आपको जो अपना इनकॉर्पोरेट ऑफ एलएलपी है वो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के लिए विद इन 3 मंथ। जैसे ही आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके 30 डेज के अंदर आपको जो अपना एलएलपी एग्रीमेंट है वो फाइल करना पड़ता है। उसके लिए फॉर्म लगता है फॉर्म 3। तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ चाहिए, हम क्लाइंट से क्या कुछ मांगेंगे। सबसे पहले तो हमें एक डेजिग्नेटर पार्टनर का डीएससी चाहिए होगा। उसके बाद हमें आधार और पैन ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स या डेजिग्नेटर पार्टनर या पार्टनर हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सभी का हमें आधार और पैन चाहिए होगा। थर्ड इज, अगर डेजिग्नेटर पार्टनर के पास पहले से डिन नहीं अवेलेबल है, यहाँ पे हमको सेपरेट डिन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो हम इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म फिल करते हैं उसी में हमें डिन मिल जाता है। तो जिन पार्टनर्स के पास, डेजिग्नेटर पार्टनर्स के पास डिन नहीं है, उनके हमें आईडी प्रूफ चाहिए होंगे। आईडी प्रूफ में हमें क्या कुछ ले सकते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। एड्रेस प्रूफ में हम क्या ले सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन या मोबाइल का बिल, लेकिन ये बिल 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही हमें जहाँ पे हम अपना ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस खोल रहे हैं, उसका हमें एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। उसके लिए एड्रेस प्रूफ के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन या वाटर सप्लाई का बिल, सीवरेज और वाटर सप्लाई का बिल हम अटैच कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर वो ऑफिस, 1 मिनट, ओके सॉरी। ओके, तो हम अटैचमेंट्स में सबसे पहले डीएससी किसी डेजिग्नेटर पार्टनर का, आधार पैन सभी पार्टनर्स के, और जो पार्टनर्स के पास डेजिग्नेटर पार्टनर है उनके पास, जिनके पास डिन नहीं है पहले से अवेलेबल है, उनके में आईडी प्रूफ्स और आधार प्रूफ, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। आईडी प्रूफ पे हम वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट ले सकते हैं, और एड्रेस प्रूफ में हम बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल जो कि 2 महीने से ज्यादा पुराना ना हो वो ले सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस में हमें इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन या वाटर सप्लाई का बिल हम अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये बिल भी 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका जहाँ पे आप ऑफिस खोल रहे हो वो किसी पार्टनर्स या पार्टनर से किसी रिलेटिव के नाम पे है, तो उससे हमें एनओसी लेनी पड़ेगी। और अगर हम थर्ड पर्सन से रेंट पे ले रहे हैं कोई ऑफिस, तो उसका रेंट एग्रीमेंट साथ में लगेगा। इसके साथ ही कंसेंट लेटर लगेगा। ये कंसेंट लेटर आप नेट से भी डाउनलोड करते हो, फॉर्म 9 होता है अंडर द रूल 7। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये फॉर्म 9 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे नेम ऑफ द एलएलपी आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप नाम फिल करोगे अपना, जिसका भी जो भी डेजिग्नेटर पार्टनर है या पार्टनर है, तो यहाँ पे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी, नेम, फादर नेम, उसका एड्रेस, ईमेल आईडी। और अगर इन द केस ऑफ कोई एलएलपी में कोई जो पार्टी बन रही है, पार्टनर्स बन रहे हैं, उसमें से कोई पार्टी फर्म या कंपनी या एलएलपी है, तो उसका जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसका वहां पे नाम लिखना होगा कि मैं किस कंपनी के अंदर मैं, मतलब कि कौन सी कंपनी मुझे ऑथराइज कर रही है। लास्ट में हमको एक सब्सक्राइबर शीट चाहिए होती है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी एक शीट बनती है, उसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पे उसका नेम फिल करना है आपको, नेम ऑफ द पार्टनर, डेजिग्नेटर पार्टनर,
यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन फिल करनी है, वो पार्टनर है या डेजिग्नेटर पार्टनर है, उसके साइन के साथ जो भी प्रोफेशनल, चाहे वो सीए हो, सीएस हो या सीडब्ल्यूए, तीनों में से कोई भी जो उसको अटेस्ट कर रहा है फॉर्म को, इनकी विटनेस डाल रहा है, उसकी डिटेल, पर्सनल डिटेल आएगी। उसके बाद उस प्रोफेशनल के सिग्नेचर। अगर हम फीस की बात करें तो जो हम नाम रिजर्व करते हैं, रिजर्व यूनिक नेम, उसकी जो फीस है वो 200 है। जो फिलिप फॉर्म की फीस है, जो फॉर्म फिलिप की फीस है वो अप टू 1,05,000 है। 1 लाख से 5 लाख तक 2,000 है। अगर 5 लाख से 10 लाख है तो 4,000 है, और 10 लाख से अब 5,000 है। जो ये भी मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ, 1 लाख, 1 लाख से 5, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। जितना पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एलएलपी में, उसके अकॉर्डिंग हमको ये फीस पे करनी है। आपको लॉगिन करना है एमसी की साइट पे, mca.gov.in की साइट पे जाओगे, लॉगिन करोगे, वहां से एमसीए सर्विस आती है। एमसीए सर्विस में आप रन एलएलपी का क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। आपको जो भी फॉर्म आपको वो फिल करना है, वो फॉर्म कौन सा खुलेगा, वो फॉर्म ये वाला खुलेगा। यहाँ पे आप न्यू कॉर्पोरेशन में आओगे। अगर आपके अंदर केस चेंज है, सपोज करो आप प्राइवेट लिमिटेड से एलएलपी में जाना चाहते हो या पार्टनर फर्म से एलएलपी में जाना चाहते हो, तो या चेंज नेम करना चाहते हो, तो ये उसकी ऑप्शंस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास 2 ऑप्शंस मिलते हैं। हम 2 नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, प्रपोज नेम 1, प्रपोज नेम 2। ठीक है, नाम आपको डालते वक्त ध्यान रखना है कि वो नाम पहले रिजर्व ना हो, या उस टाइप का कोई भी नेम पहले रिजर्व ना हो। आप यहाँ से एलएलपी सर्विस में जाओगे तो चेक एलएलपी नेम है, यहाँ पे चेक एलएलपी नेम है। आप इस पे क्लिक करोगे तो आप चेक कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे आप नाम अप्लाई कर रहे हो, सपोज करो आप XYZ कंसल्टेंसी का नाम अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे XYZ कंसल्टेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपको कंसल्टेंसी नहीं मिलेगा। आपको फर्स्ट जो 2 वर्ड्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, प्योरली डिफरेंट होने चाहिए। ये भी नहीं हो सकता कि उसका इंग्लिश का मीनिंग, इंग्लिश वर्ड कोई ऑलरेडी रिजर्व है तो आप उसका हिंदी मीनिंग में बना के कुछ नाम अप्लाई कर दो। उनका मीनिंग और जो एक दूसरे मैच भी नहीं करने, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए फर्स्ट 2 वर्ड्स। यहाँ पे आप जो ऑब्जेक्ट वगैरह है कंपनी के, सॉरी एलएलपी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करोगे। इसके साथ ही अगर सपोज करो कोई कंपनी या कोई एलएलपी पहले से कोई रजिस्टर्ड है, वो अपने नाम से ही से मिलता जुलता एक नाम, एक एलएलपी और रजिस्टर करना चाहती है, जैसे सपोज कोई रिलायंस है या बजाज है, वो अपने नाम से कोई एलएलपी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से एक एनओसी लगता है, तो वो उसकी साथ में अटैचमेंट चाहिए होगी। या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको कुछ अप्रूवल लेनी है नाम अप्लाई करने के लिए, तो वो आपको इसमें चाहिए होगी, उसकी अटैचमेंट यहाँ पे आएगी। एक और चीज है कि जो नाम आप अप्लाई कर रहे हो उस नाम से पहले ट्रेड नेम रजिस्टर्ड ना हुआ हो। टोटल ट्रेड नेम की बात करें तो टोटल 45 क्लासेस हैं ट्रेड नेम के। तो जो बिजनेस आप कर रहे हो उसकी जो क्लास रेलेवेंट क्लास है, उस क्लास में वो ट्रेड नेम पहले से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे रजिस्टर्ड है तो भी आपको ये नाम नहीं मिलेगा। तो गाइस आप पर्टिकुलर्स फिल करोगे, सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद चालान जनरेट होगा, आपको चालान पे करना है। उसके बाद विद इन 1 और 2 डेज आपको नेम अप्रूवल या रिजेक्शन की आपको मेल आ जाएगी। अगर आपका नाम रिजेक्ट होता है तो आप फिर से उसको रीसबमिट कर सकते हो, रिअप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपको नाम अप्रूव हो गया तब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। उसके लिए हमें फॉर्म फिलिप भरना होगा। फॉर्म फिलिप है ये ई फॉर्म, आप पीडीएफ फॉर्म है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो एमसी की वेबसाइट से। जो भी आपको नेम अप्रूव हुआ है उस नेम में एसआरएन नंबर आएगा, एक एसआरएन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही आप एसआरएन नंबर फिल करोगे, उसको प्री फिल करोगे तो कुछ डिटेल्स ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। जैसे यहाँ से उठा लेगा कि ये न्यू इनकॉर्पोरेशन है या कन्वर्जन का केस है या चेंज द नेम का केस है, जो भी है ये यहाँ पे अपना
उठा लेगा। सॉरी, चेंज द नेम केस में तो यह नहीं आएगा, मतलब कन्वर्जन के केस में यहाँ पे अपना शो करने लग जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे उसका एड्रेस भरना है, जैसे मैंने प्रीफिल किया हुआ है, थोड़ा बहुत भरा हुआ है कि आपका क्या एड्रेस है, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, पिन कोड वगैरह, स्टेट कोड, ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको आपका रजिस्टर ऑफिस और रजिस्ट्रार भरना है। जैसे पंजाब की बात करें, पंजाब तो यहाँ पे उसका ऑफिस है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पंजाब चंडीगढ़। 5 नंबर पॉइंट में आपको भरना कि आप कौन कौन सी जो एक्टिविटीज जो आप कैरी आउट करना चाहते हो, मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स आपकी एलएलपी के हैं उसको आपको यहाँ पे इसके फिल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ये इसकी डिवीजन लिखनी पड़ती है यहाँ पे कि जो आप बिजनेस कर रहे हो कौन सी डिवीजन में फॉल करता है। इस डिवीजन के लिए आप नेट से जो फॉर्म, नेट पे जो एमसी की वेबसाइट पे सारी डिवीजन अवेलेबल हैं, उसका आपका जो भी बिजनेस जिस डिवीजन में पड़ता है आप उसको यहाँ पे कोड उसको आपको डालना होगा। नीचे नेम ऑटोमेटिक, यहाँ पे नेम ऑटोमेटिक वो पॉपुलेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमको टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और पार्टनर्स की डिटेल यहाँ पे डालनी होती है कि कितने हमारे पास पार्टनर्स हैं। यहाँ पे 2 कॉलम बने हुए हैं, एक तो हैविंग वैलिड डीएन और नॉट हैविंग वैलिड डीएन। जैसे फर्स्ट यहाँ पे वो अपना टोटल अपना कर लेगा। यहाँ पे आपको डालना है कि जो सेकंड और थर्ड कॉलम है, ये सेकंड और थर्ड रो में हमको डालना है कि हमारे कौन कौन से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। सपोज करो अगर आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास ऑलरेडी डिन है तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालोगे, अगर डिन नहीं है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे, ठीक है। इंडिविजुअल का यहाँ पे आएगा, अगर नॉमिनी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका कोई नॉमिनी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। सेम एज आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल डालोगे, जैसे जो पार्टनर्स हैं जो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालोगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 डाला हुआ है तो उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 उठा लिया। यहाँ पे मैंने 2 डाला हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसने 2 उठा लिया। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर है और 1 इंडिविजुअल पार्टनर है, तो टोटल मेरे पास 3 पार्टनर्स हैं। अब इनकी हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम आप नेम डालना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम सर नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद फादर मिडिल नेम सर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ साथ में अटैच नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ बर्थ का कहाँ है, आप पूछ के डाल सकते हो क्लाइंट से। उसके बाद ही सिटीजन ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन में अगर आप प्रोफेशनल डालते हो तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं बन सकते, आपको अदर देन प्रोफेशनल ही यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो लिस्ट से कौन सा आपका एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन है, ठीक है। अगर अदर है तो अदर के केस में आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद पैन और पासपोर्ट। आपको पैन नंबर मैंडेटरी है, पैन नंबर ही डालना पड़ेगा। पासपोर्ट इन द केस अगर कोई एनआरआई है तो उसके केस के उस केस के लिए सिर्फ पासपोर्ट बनाए, अदरवाइज आपको पैन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे ही आप पैन नंबर डालोगे और वेरीफाई करोगे तो ये फाइल ऑटोमेटिक यहाँ से वो इसके साथ नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ इसको मैच कर लेगी। तो देखो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये वेरीफाइड हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया। मतलब जैसे आप पैन नंबर डालोगे उसके बाद जब क्लिक करोगे तो अगर आपका पैन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सही है तो यहाँ पे वो ओके कर देगा उसको। नेक्स्ट ईमेल आईडी आपको फिल करनी है और उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस आपका जो भी है, ठीक है। उसके प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। अगर वो सेम है तो यहाँ पे यस क्लिक कर दोगे आप, वो सेम ऐसे आ जाएगा। अगर अदर है तो उसके लिए नो क्लिक करके आपको नीचे फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको भरना कि एट प्रेजेंट एड्रेस में आप कितने टाइम से रह रहे हो। अगर वो 1 साल से कम इस यहाँ करंट एड्रेस पे रह रहे हैं तो उस केस में उसको अपना प्रीवियस एड्रेस फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो मैंने आपको बताया था कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कौन कौन सी है आपके पास,
जैसे मैंने यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड पाया हुआ है, तो रेजिस्ट्रेशन प्रूफ में आप वोटर बैंक स्टेटमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल की स्टेटमेंट लगा सकते हो। वोटर आईडी कार्ड, डीएल और आधार नंबर इस ऑप्शनल यहाँ पे मेंशन करना मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएगा जो जिस पार्टनर्स की आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो उसकी कंट्रीब्यूशन की जो पर्टिकुलर्स हैं वो हमको यहाँ पे भरने के पहले फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन की किस चीज में आप जो कंट्रीब्यूशन वो किस हिसाब कैसे कर रहे हो। तो जैसे यहाँ कैश और बैंक लिखा हुआ है उसका मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब आप जितनी कितनी उस कंट्रीब्यूशन, सपोज करो किसी फर्म की 1 करोड़ की कंट्रीब्यूशन है टोटल, तो उसमें से जिस पार्टनर की इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ वो पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब उसकी रेशियो क्या रहेगी शेयरिंग। यहाँ पे अगर वो पहले से ही किसी और एलएलपी या कंपनी में एलएलपी में पार्टनर है या किसी और कंपनी में वो डायरेक्टर है, तो उसको यहाँ उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उसको फिल करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ कंपनीज उसकी एलएलपीज उसको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। सेम एज आप सेकंड डेजिग्नेटेड पार्टनर की इंफॉर्मेशन वहां पे फिल करोगे। इंडिविजुअल पार्टनर की इंफॉर्मेशन भी हम उसके बाद फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको पैन नंबर डाल के उसको आपको वेरीफाई करना है। पैन नंबर फिल करोगे, उसका नेम ऑफ अ पार्टनर या फादर नेम वगैरह डाल के आप उसको वेरीफाई कर दोगे। सेम एज डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, एड्रेस आपका सेम प्रोसेस है इसका। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो मिसमैच है तो आप उसको उस यहाँ से उसको अलग फॉर्म भर सकते, मतलब डिफरेंट एड्रेस आप यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को फिल करनी है। सेम एज जो आपका नॉर्मल पार्टनर्स हैं उनकी आपको कंट्रीब्यूशन यहाँ पे फिल करनी है। कैश एंड बैंक जो भी है 10 लाख दे देते हैं, तो ऑलरेडी वो पार्टनर्स पहले से किसी और फर्म में पार्टनर है। यहाँ पे ध्यान रखना है डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है। पार्टनर अगर आप सिंपल नॉर्मल पार्टनर्स हो तो भी आपको उस एलएलपी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। नंबर ऑफ कंपनीज जिसमें वो डायरेक्टर है ये फिल करना है। उसके बाद आपको प्रपोज और अप्रूव नेम यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे ही आपने फर्स्ट सबसे पहले मैंने दिखाया था कि यहाँ पे आपने यहाँ पे एसआरएम हमने जैसे ही हमने प्री फिल किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा आपका जो भी प्रपोज नेम होगा। उसके बाद जो आपके नेम में जो वर्ड्स है उसके सिग्निफिकेंस क्या है, नेम का इंपोर्टेंस क्या है या वो क्या कहना चाहता है, तो उसका मीनिंग जो है उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 9 नंबर कॉलम में पॉइंट में है, अगर जो आपको नेम अप्रूव हुआ है उसके उस नेम पे ऑलरेडी अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे टोटल मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन जितना एलएलपी का है, मतलब जितने उन सभी पार्टनर्स की टोटल कंट्रीब्यूशन लगा के जितनी टोटल कंट्रीब्यूशन बनती है आपको यहाँ पे वो फिल करनी है। वेदर अडेंडम टू फिलिप रिक्वायर्ड, यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आपके पास सपोज करो मोर देन 200 पार्टनर्स हैं या जो इंफॉर्मेशन है पार्टनर्स की इतनी ज्यादा है कि इस फॉर्म में वो आ नहीं सकती, क्योंकि इसकी लिमिट है फॉर्म का 6 MB से ज्यादा इस फाइल का साइज नहीं होना चाहिए। अगर फाइल एक्सीड कर रहा है और किसी भी तरह से वो एडजस्ट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे यस क्लिक करके उसकी अलग से इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। नॉर्मली इसकी रिक्वायरमेंट हमको बिल्कुल भी नहीं पड़ती। यहाँ पे सब्सक्राइबर शीट है जो मैंने पहले आपको फॉर्मेट उसका दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी फॉर्म में भी उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। सेम फॉर्मेट में हमको सब्सक्राइबर शीट फिल करनी है। यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना, लेकिन वो अलग से आपको प्रिंट निकाल के उसका फिल करके उसका भरना पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टनर या पार्टनर्स किसी और फर्म में ऑलरेडी पार्टनर्स है या किसी कंपनीज में वो डायरेक्टर है तो उसकी डिटेल भी हमको यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। उनका उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में हमको उसकी डिटेल अटैचमेंट यहाँ पे साथ में अटैच करनी पड़ेगी। अटैचमेंट्स की बात करें, यहाँ पे देखो कुछ अटैचमेंट्स कंपलसरी हैं, कुछ ऑप्शनल्स हैं। जैसे पहले बात करो, अगर आपका कोई पार्टनर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका जो भी नॉमिनी होगा, नॉमिनी या ऑथराइज्ड पर्सन होगा, उसका ऑथराइजेशन लेटर यहाँ पे या रेजोल्यूशन की कॉपी यहाँ पे अटैच होगी। साथ में उसके प्रूफ ऑफ एड्रेस जो हमने पहले अटैचमेंट्स की मैंने बात की थी, प्रूफ ऑफ एड्रेस उसको यहाँ पे अटैच करना है। सब्सक्राइबर शीट्स यहाँ पे अटैच होगी, ठीक है।
इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, सपोज करो कुछ आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए किसी स्पेशल अथॉरिटी से, रेगुलेशन से आपको अप्रूवल की जरूरत है। कुछ बिजनेस होते हैं कि विदाउट अप्रूवल आप वो बिजनेस नहीं कर सकते, तो उसकी अप्रूवल यहाँ पे साथ में अटैच करनी है। ठीक है, अगर आपका पार्टनर्स पहले से किसी एलएलपी में पार्टनर्स है या किसी कंपनीज में डायरेक्टर है, तो उसकी डिटेल जो ऊपर फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में यहाँ पे अटैच होगी। दीज आर ऑप्शनल। ठीक है, अगर उस नाम आपके जो आपका नेम अप्रूव है उस नाम से ऑलरेडी कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो उसका उस जो ट्रेडमार्क का ओनर है उससे आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो अप्रूवल उसकी अटैचमेंट यहाँ पे होगी। अगर कोई नेम जो प्रपोज नेम है, प्रपोज नेम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। अगर हमारा कोई भी प्रपोज नेम ऐसा है जिसमें कुछ वर्ड ऐसे शामिल है कि जिसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल की जरूरत है, जैसे कमीशन हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, सोसाइटी अपना लोकल अथॉरिटीज हो गया, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हम नहीं यूज कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसकी परमिशन हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी, अगर सपोज करो हमारा कोलैबोरेशन या कनेक्शन फॉरेन कंट्री से है, तो जो भी उसकी कंपनी अथॉरिटी है जिससे हमें अप्रूवल की जरूरत है, उसकी यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे लगेगी। अब जो हमारे दो एप्लीकेंट है, मिनिमम देखो यहाँ पे दो एप्लीकेंट मिनिमम चाहिए होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए होते हैं, उन दोनों के प्रूफ हमको यहाँ पे साथ में अटैच करने हैं। अगर ऑलरेडी हमारी कंसर्न पार्टी है, जैसे जो प्रपोज नेम है वो ऑलरेडी किसी कंपनी की अप्रूवल से हम कोई एलएलपी बना रहे हैं, या सिस्टर कंसर्न है या सब्सिडरी है किसी टाइप की, तो उस केस में उसकी कंसेंट उस कंपनी से या एलएलपी से उसकी कंसेंट लेटर हमें या एनओसी हमें यहाँ पे अटैच करनी है। इसके अलावा कुछ कोई और अटैचमेंट है तो हम वो यहाँ पे उसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर जिसके हमने डीएससी एक्वायर किए थे, उसके डीएससी यहाँ पे उसका पैन नंबर आ जाएगा, या डिन नंबर भी डाल सकते हो अगर उसके पास पहले से एक्टिव डिन है, तो उसकी आपको डीएससी अटैच करनी है। सेम है, उसके बाद जैसे ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रोफेशनल है जो भी इसको ऑथराइज फॉर्म को सर्टिफाई कर रहा है उसके आप डीएससी यहाँ पे अटैच करने होंगे। डीएससी अटैच करने से पहले जैसे ही आप आपने फॉर्म पूरा फिल कर लिया, तो आप यहाँ पे चेक फॉर्म पे क्लिक करोगे। चेक फॉर्म क्लिक करके वो आपको बता देगा कि कोई एरर तो नहीं है, या कुछ किस हिसाब से कुछ रह तो नहीं गया, तो आपका सारा कोई एरर है, जो बेसिकली कोई एरर है तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद आपको जो डिन आप डीएससी आप अटैच करोगे, डीएससी अटैच करने के प्री स्क्रूटनी करोगे, प्री स्क्रूटनी में अगर ओके आता है तो देन योर फॉर्म इज रेडी टू फाइल। उसके बाद हमने एमसी की साइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमको फॉर्म अपलोड करना है। जैसे हम फॉर्म अपलोड करते हैं, विद इन जो एमसी का स्टैंडर्ड टाइम है वो तो 24 आवर्स है, लेकिन विद इन 2 और 3 डेज आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आपको वो ऑब्जेक्शन मेल आ जाएगी कि उस ऑब्जेक्शन की, अगर आपका फॉर्म मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपकी फॉर्म अप्रूव हो गया है, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको थ्रू मेल आ जाएगा। इसके साथ ही इसी में आपको जिन पार्टनर्स के डिन नहीं है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के, मैक्सिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के हम डिन इस फॉर्म के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उनके डिन भी आपको थ्रू मेल्स मिल जाएंगे। कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे जो हमारी फाइल है, फ्लिप फॉर्म है, वो 6 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो हम नेम फिल कर रहे हैं, जैसे सपोज किसी पार्टनर का नेम फिल कर रहे हैं, उसके जो आईडी प्रूफ हम ऑब्टेन करेंगे उन सभी फॉर्म्स में वो नेम बिल्कुल एकदम मैच कर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और कोशिश करो कि उसका एड्रेस भी सेम हो। जो प्रपोज नेम है मैंने पहले बनाया कि वो यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन ऑफ नेम में बहुत दिक्कत आने वाली है। एड्रेस शुड बी प्रॉपर। जैसे सपोज करो हम एड्रेस प्रूफ में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहे हैं, कहाँ पे लिखा होता है सिर्फ बठिंडा लिख लिया या मॉडल टाउन बठिंडा लिख लिया, नहीं, उसके साथ आपको प्रॉपर एड्रेस वहां पे लिखना चाहिए। इवन अगर हाउस नंबर या कोई फ्लैट नंबर या जो भी बिल्डिंग नंबर है या प्रीमिसेस नंबर है, वो भी आपको वहां पे मेंशन कर, उसमें मेंशन हो तो बेटर है, अदरवाइज आपको आपके फॉर्म में ऑब्जेक्शन लग सकती है। जो डॉक्यूमेंट्स हम अटैच कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ वगैरह अटैच कर रहे हो वो ओरिजिनल की ही स्कैन कॉपी हो। आप फोटोकॉपी
को भी स्कैन करके अटैच कर सकते हो, लेकिन वो रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। ये ना हो कि वो फॉर्म को वो पढ़, अब जो इसकी ई कॉपी है उसको कोई पढ़ ही ना सके। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू। कुछ और क्वेरीज हैं किसी की तो? Okay, thank you so much, Neeraj, for this webinar. It was really knowledgeable. Queries के लिए I think chat box में कोई queries नहीं है। मैं सबको ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर कोई query पूछना चाहता है तो he or she can unmute himself or herself and ask the query if anybody has query. Hi everyone. Hi Rishabh sir. Hi Neeraj sir. मेरी सर 2-3 बेसिक क्वेरीज हैं, सो कैन यू गो अहेड? या श्योर। या सर, सबसे पहले मेरा क्वेरी ये था कि दैट अनलाइक द कंपनीज, एलएलपी के सारे फीचर्स सेम है, लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी आ जाती है। तो व्हाई डू द पीपल प्रेफर कि एलएलपी में जाएं? बिकॉज इसमें तो टैक्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसमें टैक्स में 30% देना पड़ता है एंड कंपनीज में 25% है। तो व्हाई डू पीपल प्रेफर फॉर गोइंग टू एलएलपी? अगर आप कंपनीज की बात करो गुरप्रीत, तो कंपनीज में नो डाउट कि 25% है, लेकिन वहां पे जो आपका आपकी शेयर कैपिटल होती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती। एलएलपी के केस में जो आपकी शेयर कैपिटल है, जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, उसमें आपको इंटरेस्ट जो आप चार्ज कर सकते हो, उसके इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिल सकती है। सेकेंड इज जो उसका डिविडेंड है, कंपनी में हम जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो उस पर पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था। अब क्या हो गया कि वो डिविडेंड रिसिपिएंट के हैंड्स में टैक्सेबल हो गया। अगर हम बात करके नॉर्मल जितनी भी कंपनीज है, अगर मैं 90% कंपनीज की हम बात करें, तो 90% कंपनीज के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सॉरी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, वो उनकी सबकी जो इनकम है वो 20% मिनिमम 20% में फॉल करती है। तो अगर हम एवरेज लगा के जाएं कि अगर 25% हमने टैक्स पे कर दिया, उसके बाद 75 रुपीज पे अगर हम फिर से हमको 20% टैक्स पे करना है, तो अगर नेट रिजल्ट आप देखोगे तो एलएलपी इज इजी, मतलब एलएलपी में आपको बेनिफिट ही मिल रहा है। ओके सर। एंड सर माय सेकंड डाउट इज कि जैसे आपने फिलिप इसमें दिखाया, फिलिप फॉर्म में दैट कंट्रीब्यूशन, जैसे आपने लिखा था कैश एंड बैंक, तो डू वी नीड टू शो एनी लाइक प्रूफ्स एंड ऑल फॉर द कंट्रीब्यूशन मेड, लाइक इन नहीं, अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं होती। देखो ये तो प्रपोज कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, ये में प्रपोज कंट्रीब्यूशन एक तरह से, जब हम हमारी इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी कंट्रीब्यूशन, उसके बाद थ्रू बैंक करना पड़ता है वो। तो जो मेरी फीस होगी, जो मैंने आपने स्टार्टिंग में फीस दिखाई थी कंट्रीब्यूशन अप टू 1 लाख, दैट इट्स अबाउट 5000, तो वो प्रपोज कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे फी मैं पे कर सकता हूं? हाँ, वो प्रपोज कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे है। जैसे ही आपने वहां पे फिल करोगे ना, फॉर्म को आप सबमिट करोगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो जाएगा। ओके सर। आपका कंट्रीब्यूशन में वो ऑटोमेटिक उठा लेगा कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो आपको वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी। एक बात और जो मैं कहना भूल गया कि आपको 2 चांसेस मिलते हैं। सपोज करो आपको ऑब्जेक्शन लग के आ गया, ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करने के बाद आपको 2 चांसेस मिलते हैं। अगर 2 बार में आप ऑब्जेक्शन रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो उसके बाद जो आपकी फीस है वो फॉरफिट हो जाती है एक बार। ओके, तो अगर मैं सर जैसे आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में कंट्रीब्यूशन कोई मतलब फ्लक्चुएट करता हूँ, कुछ इंक्रीज वगैरह करता हूँ, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग में कुछ करना पड़ेगा? मतलब वो तो उसके लिए अलग से अमेंडमेंट फॉर्म्स हैं, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स हैं, कई फॉर्म्स हैं। आप देखो कुछ भी कंट्रीब्यूशन करना है, कुछ एग्रीमेंट्स में आपको चेंज करना है, कंट्रीब्यूशन में चेंज करना है, नेम में चेंज करना है, तो उसके लिए अलग से प्रोसीजर है। ओके, ठीक है सर। एंड सर माय लास्ट डाउट वाज रिलेटिंग टू द प्रोफेशनल व्हिच कांट बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इन थोड़ा सा ब्रीफ करोगे इसके बारे में? देखिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब एक तरह से उनको अभी मुझे प्रोविजन तो उसकी एग्जैक्ट याद नहीं है, ऋषभ सर को याद हो तो, लेकिन उसमें क्या है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे कंपनीज में, उसको ना तो आप फुल टाइम डायरेक्टर्स और ना ही आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि आप फुल टाइम एक तरह से एलएलपी के लिए काम कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं, जो एलिजिबल सैलरी होती है ना, जैसे हम कहते हैं वर्किंग पार्टनर फर्म होती है, वर्किंग पार्टनर्स ही सैलरी ले सकते हैं। तो उस केस में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, वही सैलरी उन्हीं को सैलरी मिल सकती है, दूसरे पार्टनर हैं उनको सैलरी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो सर जैसे मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे क्रिएट अ एलएलपी, तो दे आर आल्सो प्रोफेशनल, सो तो आपका यहाँ पे प्रोफेशनल का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि केस में दैट इज डिफरेंट केस। अगर आप कोई फर्म एलएलपी क्रिएट कर रही है, पार्टनर मतलब कुछ प्रोफेशनल फर्म्स एलएलपी क्रिएट कर रही है, तो दैट इज अलाउड। उनका वो अपने प्रोफेशन के लिए क्रिएट कर रही है ना फर्म एलएलपी।
अच्छा, मतलब बिजनेस में प्रोफेशनल्स नहीं हो सकते? बिजनेस में अगर देखो आप बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट का 4-5 पार्टनर्स मिलके, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके एक अपनी फर्म बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो दैट इज अलाउड। यस, करेक्टली आंसर। ओके सर। एंड सर एक थोड़ा सा लास्ट डाउट था पॉइंट नंबर 9 में, कि उसमें आपने बताया था कि वो ट्रेड नेम अगर प्रपोज नेम के मतलब इक्विवेलेंट है, कुछ सेम है, तो मेरे को एनओसीज वगैरह देनी पड़ेंगी। तो अब मैं ट्रेड नेम का कैसे सर्च कर सकता हूँ? मैंने एक प्रपोज नेम दिया। आपको आईपी इंडिया वेबसाइट है, उस पे जाओगे तो वहाँ पे आप ट्रेड नेम सर्च कर सकते हो। वहाँ पे डिफरेंट 45 क्लासेस हैं, सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगी कि कौन सी, मतलब 29 एंड 30 उसमें गुड्स के रिलेटेड है और 15 या 16 सर्विस के रिलेटेड क्लासेस हैं वो। तो आप वहाँ पे सर्च करोगे, पूरा आपको शीट मिल जाएगी, आपकी सर्विस या गुड्स कौन सी एक्टिविटी, जो भी आपकी एक्टिव है, कौन सी क्लास में फिल आ रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली हेल्पफुल, थैंक यू। कनव का एक मैसेज आया है, अगर आपके पास दो पार्टनर्स हैं तो दोनों को डिन चाहिए। कनव, हम मैक्सिमम 2 डिन्स इस फ्लिप फॉर्म के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। सपोज करो अगर हमारे पास डेजिग्नेटेड पार्टनर ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो उसके लिए हमें 2 से ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे ही हमारी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके बाद हम सेपरेट उसके डिन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 डिन आपको फॉर्म में मिल जाएंगे। Okay, is there any other query by any other student? I think Gurpreet raised the hand. No, no, sir. I am done with the queries. Thank you Okay. so much. Thank you so much. Okay, so shall we wind up this? Okay, thank you so much, Neeraj, and thank you so much, students, for this webinar. Thank you so much. Good evening.